everyone. Today we are going to continue our 14th chapter of class 10th, which is economic importance of plants and animals. And this is part 2nd of this chapter. In this part, we will discuss about economic importance of animals. And about economic importance of plants, we had already discussed in part 1st. Then economic importance of animals. Then from ancient times we used many products which is obtained from animals. That's why we rear them. But due to the development of technology, rearing of animals is become very easy and profitable. That's why we rear many types of or many varieties of animals. Then in which the first one is apiculture. Then rearing of honeybees is known as apiculture. जब हम क्या करते हैं honeybees को rear करते हैं तो उस complete rearing को हम क्या कहते हैं apiculture. Okay. Now there are benefits of rearing of honeybees. मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं honeybees को rear कर रहे हैं तो उससे क्या क्या benefits है. Then there are 12 benefits in which the first one is pollination process become very easy by which production of crops is increased. जो रियरिंग ऑफ हनीबीज है उससे सबसे फर्स्ट बेनिफिट हमें यह ऑब्टेन होता है कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो क्या हो जाती है हनीबीज की हेल्प से और बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है. ओके. एंड द सेकंड बेनिफिट इज हनी इज ऑब्टेन्ड. जैसा कि वी ऑलरेडी नो दैट हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनीबीज. ओके. तो अगर हम क्या करेंगे लार्ज नंबर में अगर हनीबीज को रियर करेंगे तो जो अमाउंट है हनी की वो भी हमें क्या होगी ज्यादा ऑब्टेन होगी. एंड व्हाट इज हनी? इट इज एनर्जी कंटेनिंग फूड आइटम एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स. जो हनी होता है उसके वो क्या होता है कि एनर्जी कंटेनिंग फूड आइटम है. मतलब उसको हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं और जो हनी है वो एज ए मेडिसिन भी यूज होता है. अब जो ये हनी है उसको हम क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं. तो अब जैसा कि जो हनी है वो उसकी जितनी ज्यादा एज होगी मतलब कि वो जितना ज्यादा ओल्ड होगा हनी वो क्या होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके. Then these are two benefits which we are obtained from rearing of honeybees. In ancient times, honeycombs found in nature have been used for obtaining honey and bee wax. जो एंशियंट टाइम था वहां पे क्या होता एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो हनीकॉम्स है हनीकॉम्स दैट मीन्स जहाँ पे जो हनीबीज है वो क्या करती है सर्वाइव करती है. तो जो हनीकॉम्स है वहां पे जो वो कहाँ पे ऑब्टेन होता था हमें नेचर में. और नेचर से जब वो हनीकॉम्स ऑब्टेन होता था तो उन्हीं हनीकॉम से हमें हनी एंड बी वैक्स ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते थे हनीबीज से. ओके. बट एट अ प्रेजेंट टाइम rearing of honeybees in artificial combs is practiced largely and honey is being obtained in large amount. प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो हनीबीज की रियरिंग है वो किस तरीके से हो रही है आर्टिफिशियल कॉम्स में. पहले क्या था जो हनीकॉम्स था वो कहाँ पे प्रेजेंट है नेचर में और अभी क्या हो रहा है आर्टिफिशियल कॉम्स में जो हनीबीज है वो रियर की जाती है. एंड इट आर्टिफिशियल कॉम्स इज प्रैक्टिस लार्जली एंड हनी इज बीइंग ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट. और जब हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल कॉम्स में इन हनीबीज को रखते हैं तो जो हनी है वो भी हमें क्या होता है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. ओके. अब देखो जैसे एंशियंट टाइम में क्या था जब नेचर में प्रेजेंट था तो जितनी उस हनीकॉम की शेप रहेगी उतना ही हमें क्या होगा जो हनी है वो ऑब्टेन होगा. लेकिन जब आर्टिफिशियल कॉम्स में क्या होता है कि जो हनीकॉम है या फिर जो भी वो प्लेट्स होती है जिसके अंदर होल्स होते हैं उसकी जो साइज है वो भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ हनी बीज है वो भी ज्यादा अमाउंट के अंदर वहां पे रह सकती है जिससे हमें जो हनी ऑब्टेन होता है वो भी लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन होता है. ओके. नाउ देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हनी बी. अभी सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे हनीबीज के बारे में कि जो हनीबीज हैं वो कौन से मेंबर से बिलोंग करती है उनकी वेराइटीज क्या है हनीकॉम्ब में क्या होता है. एंड देन हम बाद में बात करेंगे कि जो उनका रियरिंग है वो कैसे होता है. अभी हमने बात की थी आर्टिफिशियल कॉम्ब्स में तो आर्टिफिशियल कॉम्ब्स में किस तरीके से इनको रियर किया जाता है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे. ओके. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ हनीबीज. देन इट इज अ मेंबर ऑफ ऑर्थोपोडा ग्रुप. तो क्या होता है कि जो एनिमल किंगडम है उसको क्लासिफाई किया गया है.
तो उसके क्लासिफिकेशन में जो ऑर्थोपोडा ग्रुप है उसके अंदर जो हनी बीज है वो बिलोंग करती है। एंड नाउ देयर आर सम वेराइटीज ऑफ हनी बीज एंड द वेराइटीज इन विच द फर्स्ट वन इज एप्स इंडिया, second one is apis flora, third one is apis dorsata, and fourth one is apis mellifera. And for rearing generally apis mellifera is used for rearing. Okay, जनरली हम जो हनी बीज है वो कौन सी वेराइटी की रियर करते हैं? एप्स मेलिफेरा. ओके, देन अबाउट हनीकॉम्ब. देन इन अ हनीकॉम्ब 3 types of honeybees are survive, in which the first one is worker, the second one is male, and the third one is queen. Okay, then the number of honeybees. The workers are present in thousands in numbers. Male are present in few in numbers. But queen, there is only one queen is present in one honeycomb. Okay, एक हनीकॉम्ब में जो वर्कर्स के जो नंबर्स है वो 1000 में प्रेजेंट होते हैं, पर जो मेल है वो फ्यू नंबर्स में ही प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो क्वीन होती है वो क्वीन सिर्फ ओनली वन क्वीन ही वन हनीकॉम्ब के अंदर प्रेजेंट रहती है. ओके, ना फीमेल हनी बी, जो फीमेल हनी बी होती है वो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है? हैज बिग एब्डोमेन. उसके जो एब्डोमेन है वो क्या होता है? मेल हनी बी के कंपैरिजन में लार्ज होता है. एंड मेल हनी बी हैव बिग आईज. जो मेल हनी बी होती है उसकी जो आईज होती है वो बड़ी होती है. तो जो जनरली हम क्या कर सकते हैं, जो हनी बी है उनको जनरली देख के या फिर उनको ऑब्जर्व करके भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दैट विच इज फीमेल हनी बी और विच इज मेल हनी बी. ओके, नाउ द मेल हनी बी हनीकॉम्ब इज अंडर कंट्रोल. जो हनीकॉम्ब है वो कंप्लीटली किसके कंट्रोल में रहता है? वो मेल हनी बी के कंट्रोल में रहता है ड्यू टू स्मेल ऑफ सिक्रेशन मटेरियल. क्योंकि जो हनी बी से जो मटेरियल सीक्रेट होता है उस सिक्रेशन मटेरियल की स्मेल होती है और उस स्मेल की वजह से ही जो मेल हनीकॉम्ब है उसी के कंट्रोल में वोल हनीकॉम्ब रहता है. ओके, देन दिस वन इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट हनी बीज. देन नाउ after the introduction of honeybees, now honeybee rearing. Then in the ancient time, by keeping hollow stem of trees. तो जो ancient time है उसके अंदर जब honeybees को rear किया जाता था तब हम क्या यूज करते थे? stem of trees, और वो भी कैसी? होलो. तो जब हम क्या करते थे, होलो स्टीम है उनको जब हम रिवर्स रख देते थे तो इन्हीं को रिवर्स रख के हम हनीबीज को क्या करते थे? रियर. बट इन प्रेजेंट टाइम्स बाय मेकिंग आर्टिफिशियल कॉम्स फ्रॉम क्लोज्ड बॉक्सेस. अभी प्रेजेंट टाइम्स में क्या हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल कॉम्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम क्लोज्ड बॉक्सेस. ओके, तो जो आर्टिफिशियल कॉम्स है वो कुछ इस तरीके से होते हैं और इन आर्टिफिशियल कॉम्स में क्या होता है? यहाँ पे बिग ब्रॉड चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स के अंदर जो लेयर्स है, प्लेट्स की लेयर्स होती है. जो ये लेयर्स है वो इधर ऑफ प्लास्टिक और मेटल, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है. और इन प्लेट्स पे क्या होता है कि जो वैक्स है वो अप्लाई की जाती है ताकि जो हनीबीज है वो क्या कर सकती है? इजीली सर्वाइव कर सकती है. इन प्लेट्स पे होल्स होते हैं एंड जैसे कि हनीकॉम्ब्स में होते हैं. एंड जो इनके अंदर जो स्पेस है वो भी इतनी प्रॉपर तरीके से होती है कि जो हनीबीज है वो इजीली बाहर जा सकती है और वापस से अंदर आ सकती है. ओके, इन लास्ट में इन प्लेट्स को बाहर निकाल के जो हनी है वो ऑब्टेन कर लिया जाता है. Then in artificial combs, there are big broad chambers and layer of wax containing plastic plates or metal plates fitted in the box. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आर्टिफिशियल कॉम्स है उसके अंदर क्या होता है कि जो बिग ब्रॉड चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स में प्लास्टिक और मेटल प्लेट्स होती है जिसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? वैक्स. ओके, there are many holes in the box from which honeybees can come and go outside easily. इन बॉक्सेस में क्या होता है? होल्स होते हैं और ये होल्स क्यों होते हैं? ताकि जो हनीबीज है वो इजीली कम एंड गो आउटसाइड इजीली, ताकि जो हनीकॉम्ब्स है वो इस बॉक्स, इस चैम्बर में से आसानी से बाहर जा सके और वापस अंदर आ सके. ओके, देन क्वीन बीज डज नॉट कम आउट. जो क्वीन बी होती है हनीकॉम्ब में और आर्टिफिशियल कॉम्ब में, तो जो क्वीन बी है वो क्या करती है? उस कॉम्ब से बाहर नहीं आती है.
मेल बीज प्रोवाइड स्पर्म टू क्वीन फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। जो मेल बीज होते हैं उनका काम क्या होता है कि मेल बीज सिर्फ स्पर्म प्रोवाइड करवाते हैं क्वीन को एंटायर लाइफ टाइम के लिए, एंड आफ्टर दिस ईदर मेल बीज डाई और दे गो आउटसाइड फ्रॉम द कॉम्ब। और स्पर्म प्रोवाइड करवाने के बाद में जो मेल बीज है वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाते हैं, या इधर डाई और दे गो आउटसाइड फ्रॉम द कॉम्ब, या तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे, या फिर वो उस कॉम्ब से ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे। ओके, देन क्वीन बी गिव्स टू टाइप्स ऑफ एग्स। तो जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, 2 टाइप के एग्स को क्या करती है, गिव, मतलब कि बर्थ, जो एग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के देती है, जिसमें से द फर्स्ट वन इज एनेस्थेसिया एग, जिसमें से पहला एग कैसा होता है, एनेस्थेसिया, एंड अदर देन एनेस्थेसिया एग अदर्स, जो दूसरे जनरली एग्स होते हैं वो। देन व्हाट इज एनेस्थेसिया एग? तो इस एनेस्थेसिया एग की क्या स्पेशलिटी होती है कि लार्वा इज फेड रेगुलरली फ्रॉम रॉयल जेली विच इज नथिंग बट न्यूट्रिशन फूड। इस एनेस्थेसिया एग में क्या होता है कि जो इसका लार्वा होता है, इस लार्वा को रेगुलरली मतलब कि डेली रॉयल जेली से फेड किया जाता है, और ये रॉयल जेली क्या होता है, न्यूट्रिशन फूड होता है हनी बीज का। और यही एनेस्थेसिया एग जिसके लार्वा को हमने रॉयल जेली से फेड किया है, वही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्वीन बी में। ओके, और एक हनीकॉम्ब में कितनी क्वीन बी रहती है, ओनली 1। एंड अदर एग्स के साथ में क्या होता है कि जो उसका लार्वा है वो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड हैव पॉइजनस स्टिंग व्हिच यूज्ड फॉर डिफेंस फ्रॉम एनिमी। और जो ये लार्वा है वो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इन वर्कर्स के पास क्या होता है, स्टिंग होती है, और ये स्टिंग कैसी होती है, वेरी पॉइजनस। अब इनकी जो स्टिंग है वो पॉइजनस इसलिए होती है ताकि अगर कोई भी एनिमी अगर उनके ऊपर अटैक करे तो वो क्या कर सके अपने कॉम्ब को प्रोटेक्ट कर सके, दैट मीन्स फॉर डिफेंस। ओके, worker bees collect nectar from flowers and after converting this into honey they keep this in bracket of honeycomb। अब वर्कर बीज क्या करते हैं कि जो नेक्टर है फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, बाद में इस नेक्टर को हनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हनी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में वो इस हनी को कहाँ पे रखते हैं, जो शेल्स होती है हनीकॉम्ब के अंदर, जो ब्रैकेट्स होते हैं, उन ब्रैकेट्स में उस हनी को स्टोर कर लेते हैं। एंड बाय रिमूविंग प्लेट्स फ्रॉम बॉक्स हनी एंड बी वैक्स आर कलेक्टेड। और उन प्लेट्स आर्टिफिशियल कॉम्ब से प्लेट्स को जब हम रिमूव कर देंगे तब हमें उस प्लेट्स के ऊपर क्या ऑब्टेन हो जाएगी, हनी एंड बी वैक्स। तो इस तरीके से जो हनी बीज है वो रियर की जाती है, ओके, आर्टिफिशियली। तो अभी हमने इस कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक में क्या सीखा, एपीकल्चर। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो एपीकल्चर है वो क्यों होती है, क्योंकि हमें हनी बीज से क्या होते हैं, डुअल बेनिफिट्स ऑब्टेन होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्या था कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो इजीली हो जाती है, एंड सेकेंड वन जो हनी है वो हमें ऑब्टेन होता है। एंशिएंट टाइम में होलोस्टियम ट्रीज को यूज करके और नेचुरली जो भी हनीकॉम्ब ऑब्टेन होते थे उससे हम क्या करते थे, हनी को ऑब्टेन करते थे। बट इन प्रेजेंट टाइम वी यूज आर्टिफिशियल कॉम्ब्स फॉर रियरिंग हनी बीज। फिर हमने जो इंट्रोडक्शन है हनी बीज का उसको डिस्कस किया। तो जो हनी बीज होती है वो क्या होती है कि जो ऑर्थोपोडा ग्रुप है उससे बिलोंग करती है, उसकी कई सारी वेराइटीज होती है। वन हनीकॉम्ब के अंदर 1000 नंबर्स ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्यू नंबर्स ऑफ मेल प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके अंदर ओनली 1 क्वीन बी प्रेजेंट होती है। फीमेल जो हनी बी होती है उसका जो एब्डोमेन है वो कंपैरेटिवली बिग होता है, एंड जो मेल हनी बीज है उनकी जो आईज है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली बिग होती है, जिसकी वजह से जो हम इजीली उनको ऑब्जर्व मतलब कि सिर्फ देख के हम उनको क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट विच वन इज फीमेल हनी बी एंड विच वन इज मेल हनी बी। अब जो ये क्वीन हनी बी है उसका काम क्या होता है, सिर्फ मतलब कि रिप्रोडक्शन, सिर्फ जो हनी बीज है उनका रिप्रोडक्शन करना ही उसका काम होता है। जो मेल हनी बीज है वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म प्रोवाइड करवाता है क्वीन बीज को। जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं एंड जो नेक्टर है उसको हनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो क्वीन बी होती है वो 2 टाइप के एग को क्या करती है, बर्थ देती है, एनेस्थेसिया एग जो कि लास्ट में जाके क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाता है,
एंड द अदर वन विच जो कि वर्कर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वर्कर्स के पास में जो स्टिंग होती है वो पॉइजनस होती है, जो कि एज ए फॉर डिफेंस, जो फ्रॉम एनिमी, एज ए डिफेंस मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इसको यूज में करते हैं। वर्कर्स ही क्या करते हैं, हनी को प्रोड्यूस करते हैं, और यही हनी हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। देन दिस इज कंप्लीट एपीकल्चर। देन आफ्टर एपीकल्चर second one is sericulture, and sericulture is rearing of silkworm. silkworm की rearing को हम क्या कहते हैं, sericulture. Okay, such insects which produce thread like silk are known as silkworms. वो insects जिनसे हम एक जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, thread like silk, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, silkworms. तो जो ये सिल्क वर्म्स की जो रियरिंग है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, चाइना में। एंड दिस वन सिल्क इज वेरी कॉस्टली बिकॉज द फैब्रिक्स which is made from silk are very fascinating to everybody. Okay, now the main species of silkworm, in which the first one is Bombyx morion, which is on the basis of the production, and Bombyx morion species which grow on the leaves of mulberry. जो मलबेरी लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं सिल्क वर्म्स, उन स्पीसीज का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरियन। और ये कौन सी बेसिस पे इसको स्पीसीज में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, एंड दिस वन सिल्कवर्म इज आल्सो बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ ऑर्थोपोडा। जैसे कि जो हनी बीज थी वो ऑर्थोपोडा ग्रुप से रिलेट करती थी, वैसे ही जो सिल्कवर्म्स है वो भी ऑर्थोपोडा ग्रुप से रिलेट करते हैं। ओके, and this one is main species because it produces good quality of silk, क्योंकि जो ये स्पीसीज है वो जो सिल्क प्रोड्यूस करती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। इसी वजह से जो ये बॉम्बिक्स मोरियन है वो क्या एक मेन स्पीसीज है, एंड जनरली रियरिंग के लिए जिस स्पीसीज को चूज किया जाता है वो क्या होती है, बॉम्बिक्स मोरियन। ओके, नाउ देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। यहाँ पे जो सिल्कवर्म है उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है, और वो भी है कि जो पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, देन फर्स्ट वन इज एग। जो सिल्कवर्म है सबसे पहले वो क्या करेगा, ले एग, एंड फ्रॉम द एग, आफ्टर द लेइंग एग लार्वा इज ऑब्टेन्ड। फिर एग से क्या निकलेगा, लार्वा। ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो नाउन एज कैटरपिलर, और इसी लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। एंड देयर इज वन पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड्स इन लार्वा। सलाइवा ग्लैंड जो लार्वा होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड्स। इनके अंदर जो सलाइवा ग्लैंड्स है उसका एक पेयर प्रेजेंट होता है, एंड दिस वन ग्लैंड इज नाउन एज सिल्क ग्लैंड्स, और इन्हीं ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, सिल्क ग्लैंड्स। When larva is fully developed, जब लार्वा क्या हो जाता है, fully developed हो जाता है, then length increases 5 times more। तो जो उसकी लेंथ होती है वो 5 times increase हो जाती है, 5 times more than the length of larva। ओके, और जो इंक्रीज होके वो अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है उसकी कितनी हो जाती है, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, फुल्ली डेवलप्ड लार्वा की। Okay, and when larva is fully developed, then it stops eating and start making cocoon। जब वो लार्वा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो वो जो ईटिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देता है, और वो क्या स्टार्ट कर देता है, कुकून को फॉर्म करना, मतलब कुकून बनाना स्टार्ट कर देता है। फुल्ली डेवलप्ड लार्वा इट कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विद सिल्क थ्रेड्स। अभी ये कुकून क्या होता है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फुल्ली डेवलप्ड लार्वा है वो क्या करता है, वो खुद को सिल्क थ्रेड से कंप्लीटली कवर कर देता है, और जो ये सिल्क का जो सिक्रेशन है इज अवेलेबल इन सिल्क लिक्विड फॉर्म। जो ये सिल्क का सिक्रेशन करते हैं वो किसके फॉर्म के अंदर करते हैं, लिक्विड फॉर्म में करते हैं। But when this liquid comes in contact in air, it becomes hard। लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म या फिर जो ये सिल्क सिक्रेशन है वो जब एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तब ये कैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है। ओके, तो जो ये हार्ड जो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है उसके चारों तरफ,
मतलब उसके सराउंडिंग, तो उसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। एंड इन दिस कुकून द इनएक्टिव लार्वा इन इट इज प्यूपा। और इस कुकून में जो इनएक्टिव लार्वा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। It is made of approximately 1000 to 1200 meter long silk thread. जो कुकून है वो approximately 1000 to 1200 meter long silk thread से कवर होता है। मतलब अगर एक कुकून से अगर इतना सिल्क थ्रेड कवर है तो सोचो जब हम रियरिंग करेंगे तब हमें कितना सिल्क थ्रेड ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, इसी वजह से तो जो सिल्क वर्म है उसकी रियरिंग होती है। एंड द वेट ऑफ कुकून इज 1.8 to 2.2 ग्राम। जो उसका वेट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.8 to 2.2 ग्राम। और इसी कुकून से हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, सिल्क थ्रेड्स। मतलब कि जब ये कम्प्लीटली एडल्ट हो जाता है, एडल्ट होने के बाद में इसमें से जो इनएक्टिव लार्वा जो प्यूपा था वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब अडल्ट सिल्क वर्म में, और वो अपनी एक डिफरेंट लाइफ साइकिल को फिर से रिपीट करेगा। और इसी कुकून के जो आउटसाइड वाला जो कवरिंग थी उस कवरिंग से हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, सिल्क थ्रेड्स। ओके, और इसी सिल्क थ्रेड से हम क्या बनाएंगे, फाइबर्स, एंड देन फाइबर टू yarn, एंड देन yarn टू फैब्रिक्स, एंड देन फैब्रिक्स टू क्लोथ्स। ओके, द सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन। जो सिल्क होता है वो किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। एंड इनर पार्ट ऑफ फिब्रियन। जो सिल्क का जो इनर पार्ट होता है वो कौन सी प्रोटीन का होता है, फिब्रियन। एंड जो आउटर पार्ट होता है वो कौन सी प्रोटीन का होता है, सेरिसिन। फिब्रियन एंड सेरिसिन इज द नेम ऑफ प्रोटीन। द इनर parts protein is fibrion and the outer parts protein is sericin. For rearing or breeding of silkworm, plantation of mulberry garden is necessary. अगर हमें क्या करना है, सिल्क वर्म के रियरिंग या फिर उनकी ब्रीडिंग करनी है टू ऑब्टेन सिल्क, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मलबेरी गार्डन है उसका प्लांटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जो सिल्क वर्म है वो कौन से लीव्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, मलबेरी लीव्स के ऊपर। ओके, देन दिस वन इज कंप्लीट सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, सेरिकल्चर हम सिल्क वर्म के रियरिंग को कहते हैं। वो इंसेक्ट जो कि सिल्क थ्रेड लाइक सिल्क प्रोड्यूस करते हैं हम उनको सिल्क वर्म कहते हैं। इसकी मेन स्पीसीज बॉम्बिक्स मोरियन थी। जब एग से क्या होता है, लार्वा प्रोड्यूस होता है, उसी लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। इसी कैटरपिलर के अंदर सलाइवा ग्लैंड्स होती है जिसका एक टेप प्रेजेंट होता है, उसी को हम सिल्क ग्लैंड्स कहते हैं। जब ये लार्वा क्या हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तब उसकी लेंथ 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है और ये क्या कर देता है, ईटिंग स्टॉप कर देता है और कुकून बनाना स्टार्ट कर देता है। और जो ये फुल्ली डेवलप्ड लार्वा है वो खुद को कम्प्लीटली सिल्क थ्रेड से कवर कर लेता है। लेकिन जो ये सिल्क सिक्रेशन है वो कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म एयर के कांटेक्ट में आता है तब ये हार्ड हो जाता है और इसी हार्ड स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। ये कुकून के अंदर जो इनएक्टिव लार्वा होता है हम उसको प्यूपा कहते हैं। और जो ये कुकून के आउटसाइड कवरिंग में जो सिल्क थ्रेड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 मीटर लॉन्ग होता है। एंड जो कुकून का वेट होता है वो 1.8 to 2.2 ग्राम होता है। और इसी कुकून में से जो अडल्ट सिल्क फॉर्म है वो बाहर निकलता है और इस कुकून के जो आउटर कवरिंग है हम उससे क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, सिल्क। देन दिस वन इज कंप्लीट सेरिकल्चर। एंड द थर्ड वन इज लैग कल्चर। First one apiculture, second one sericulture, and the third one is lag culture. Then first of all, what is lag? Then lag is the salivary substance of lag insects, and the scientific name of lag insects is Laciped laca. Okay, lag क्या होता है कि जो लैग इंसेक्ट्स होते हैं उनका सलाइवल सब्सटेंस होता है जो कि उनकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनसे सीक्रेट होता है। ओके, और इसी सलाइवल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, लैग कहते हैं। जैसे कि जो लाख की चूड़ियां आती है एंड जो लाख के जो अदर मटेरियल्स आते हैं वो क्या होते हैं, यही वो लाख होता है जो कि किससे ऑब्टेन होता है, हमें लैग इंसेक्ट से। एंड साइंटिफिक नेम ऑफ लैग इंसेक्ट्स इज Laciped laca. Rearing lags of insects for commercial production of lag is known as lag culture. मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को क्या करते हैं हम कॉमर्शियली, जब उनका प्रोडक्शन करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैग इज नाउन एज लैग कल्चर। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को रियर करते हैं लैग के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, लैग कल्चर। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, रियरिंग ऑफ लैग इंसेक्ट्स इज नाउन एज लैग कल्चर। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट लैग इंसेक्ट्स।
सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लैक इंसेक्ट से। बिफोर वी स्टडी अबाउट लैक इंसेक्ट्स, देयर इज अ वन पॉइंट दैट इन द वर्ल्ड the production of lac insects is about 80% in only in India। जो कंप्लीट वर्ल्ड में जो लैक का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से जो 80% प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, सिर्फ हमारे इंडिया में। और इंडिया में भी जो लैक प्रोडक्शन होता है उसमें से जो 50% प्रोडक्शन है वो किससे होता है, कलर्ड क्रॉप से। ओके, देन लैक इंसेक्ट्स इट इज माइक्रो साइज्ड क्रीपिंग इंसेक्ट्स। जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में बहुत ही ज्यादा माइक्रो, बहुत ही वेरी स्मॉल होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, क्रीपिंग इंसेक्ट्स होते हैं। क्रीपिंग मतलब क्या होते हैं कि जैसे कि ये जो स्टीम होती है लीव्स की उनके ऊपर क्रीप करते रहते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर क्रीपिंग इंसेक्ट्स। एंड मेल लैक आर शॉर्टर इन साइज देन फीमेल लैक। जो मेल लैक होते हैं उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, फीमेल लैक की साइज से क्या होती है, शॉर्टर। एंड लैक इंसेक्ट्स may limit फ्रेम ऑफ their secreted saliva। जो लैक इंसेक्ट्स क्या करते हैं, लिमिट फ्रेम को बनाते हैं देयर सीक्रेटेड सलाइवा, जो कि वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। उन सलाइवा से वो क्या करते हैं, एक लिमिट फ्रेम बनाते हैं और उसी फ्रेम के अंदर वो क्या रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। मेल लेग्स, द मेल लेग्स आर पिंक इन कलर। जो मेल लेग्स होते हैं वो उनका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। प्रोड्यूस लेग इन देयर लार्वा स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल। जो मेल लेग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लेग प्रोड्यूस करते हैं वो अपने लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस करते हैं, तो लार्वा स्टेट में। फीमेल लेग्स प्रोड्यूस मोर लेग्स। जो फीमेल लेग्स होती है वो क्या करती है, मेल लेग्स के कंपैरिजन में ज्यादा लेग को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो फीमेल लेग्स की जो साइज होती है वो क्या होती है, मेल लेग्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। These leg insects sting to soft branches and start squeezing its juice and start making lac around it। जो ये leg insects होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती है उन सॉफ्ट ब्रांचेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टिंग, मतलब उनके ऊपर स्टिंग हो जाते हैं एंड स्टार्ट स्क्वीजिंग। और वो क्या करते हैं, जो जूस होता है जो कि कहां से सीक्रेट होता है, उनकी सलाइवा ग्लैंड से, उस जूस को स्क्वीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस जूस के स्क्वीज करने से वो क्या बनाते हैं, लैक बनाते हैं उनके चारों तरफ, मतलब उनके जो अराउंडिंग, जो सराउंड में जो लैक होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ देयर इज लैक प्रोडक्शन। हम लैक प्रोडक्शन क्यों करते हैं, लैक ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि लैक से कई सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, लैक के जो बैंगल्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, 50% ऑफ लैक प्रोडक्शन इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम कलर्ड क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैक प्रोडक्शन है उसके टोटल 50% प्रोडक्शन है वो इंडिया में किससे होता है, कलर्ड क्रॉप से होता है। Two major methods, there are two major methods of lac production in which the first one is old indigenous method। जो old indigenous that means native method। तो जो old method है वो कौन सा, इंडिजीनियस, इट इज प्रैक्टिस बाय ट्राइबल्स। जो ये मेथड है वो किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, ट्राइबल्स, मतलब कि जो नोमैडिक पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली इस मेथड को फॉलो करते हैं। दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड अनसाइंटिफिक। ये जो मेथड है एक तो ये सबसे बहुत ही पुराना है और ये कैसा है, अनसाइंटिफिक है। इन दिस मेथड प्लांट्स आर कट डाउन, इंसेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। इस मेथड में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स की जो स्टिंग्स होती है या फिर जो ब्रांचेस होती हैं उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर तो जो ये लैक इंसेक्ट्स है वो स्टिंग होते हैं और उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर ही क्या होते हैं, जो ये लैक है वो बनाते हैं लैक इंसेक्ट्स अपने चारों तरफ। तो उस लैक को ऑब्टेन करने के लिए ये क्या करते हैं, उन प्लांट्स को ही काट देते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट बेनिफिशियल एंड इट ब्रिंग्स हैवी लॉस फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। इसी वजह से जो ये मेथड है वो क्या है, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, जो प्लांट है अगर उसी को कट कर देंगे तो फिर हमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, तो फिर ये क्या होता है, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है एंड इट ब्रिंग्स हैवी लॉस फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। और ये नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस है उसको लाता है। मतलब कि अगर क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर जो ये प्लांट है अगर उसी को ही कट कर देंगे तो हमें नेक्स्ट क्रॉप के लिए वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट क्रॉप पे क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से नए लैक इंसेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा,
रियर करना पड़ेगा और फिर जब वो लैक प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद में ही हमें जो वो लैक है वो क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। एंड द सेकेंड मेथड ऑफ लैक प्रोडक्शन इज मॉडर्न मेथड। दिस इज अ साइंटिफिक मेथड। जो फर्स्ट मेथड था ऑल इंडिजिनियस मेथड, वो कैसा था, अनसाइंटिफिक, बट जो मॉडर्न मेथड है वो कैसा मेथड है, साइंटिफिक। लैक इज नॉट कलेक्टेड इन a single instance, rather than it is collected turn by turn in phases। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लैक है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, एक सिंगल इंस्टेंस में कलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि जो टर्न बाय टर्न मतलब फेजेस में कलेक्ट किया जाता है। There is a research center in Jharkhand state which is known as the Indian Lake Research Institute in Ranchi, Jharkhand। और इसी मेथड के रिलेटेड जो एक रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे, झारखंड स्टेट में, और उस रिसर्च जो सेंटर है उसका नाम क्या है, द इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रांची, झारखंड। ओके, और जो ये मॉडर्न मेथड है उससे जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो भी क्या होता है, मतलब कि जो लॉस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम हो जाता है। ओके, तो द थर्ड वन, जो थर्ड हमारा क्या था, लैक कल्चर था। लैक कल्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट्स इज लेसिफर लाका। जो ये लेसिफर लाका है वो क्या करते हैं, जो लैक है मतलब कि जो सलाइवा है वो सिक्रेट करते हैं सलाइवी ग्लैंड से, और यही जो सलाइवा है वही क्या हो जाता है, मतलब कि बाद में लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती है उसके ऊपर स्टिंग हो जाते हैं। बाद में स्टिंग होने के बाद में वो क्या करते हैं, जो उनका जो जूसेस है उनको स्क्वीजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उस जूसेस को स्क्वीज करते हैं तब वो वही जूस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी लैक से क्या होते हैं, कई सारे मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट वो क्या होता है कि मतलब कि उनका प्रोडक्शन होता है, और उसी प्रोडक्शन के लिए जो लैक है एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। तो इसीलिए जो लैक प्रोडक्शन है वो किया जाता है। there are two methods of लैक प्रोडक्शन, ओल्ड इंडिजिनियस मेथड एंड द मॉडर्न मेथड। जो इस कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्शन होता है लैक का, उसमें से सिर्फ 80% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, इंडिया में होता है। ओल्ड इंडिजिनियस मेथड कैसा था, बेनिफिशियल नहीं था, अनसाइंटिफिक था। जो ट्राइबल्स थे वो उसको फॉलो करते थे, क्योंकि उसके अंदर जो लैक ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता था, प्लांट्स को ही काट दिया जाता था, और जो इंसेक्ट्स है उसकी वजह से क्या हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इसी वजह से वो एक तो अनसाइंटिफिक था, बेनिफिशियल भी नहीं था, नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या कर रहा था, जो हैवी लॉस है उसको बना रहा था। जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या होता है कि जो इस मेथड, एक तो ये क्या है, साइंटिफिक है। इससे जो लैक है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, एक सिंगल इंस्टेंट में नहीं बल्कि फेजेस में कलेक्ट किया जाता है, टर्न बाय टर्न। और जो ये मॉडर्न मेथड है इसके रिलेटेड क्या है, एक रिसर्च सेंटर भी है, कहाँ है, झारखंड में है, और उस रिसर्च सेंटर का नाम क्या था, लैक, द इंडियन लैक Research Institute। Okay, then with this topic our part second of this chapter is now completed। जो अदर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एनिमल्स को वो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। Then thank you।